दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर हर साल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि इंसान का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वेक वेदरस 50 लाख रुपए देकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके शरीर पर इतनी ज़्यादा बर्फ जम जाती है कि उसका चेहरा काला पड़ जाता है। ज्यादा ठंड के कारण बेक बेहोश हो जाता है। करीबन 10 घंटे बाद उसको होश आता है। वह खड़ा होकर ज़ॉम्बी की तरह चलने लगता है। इस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पर स्वागत है दोस्तों आपका। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों टेक्सास के एक बड़े शहर डलास के आलीशान घर से। 50 साल के बेक एक सफल डॉक्टर थे जो बीमारियों की अच्छी तरह से जांच करते थे। इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इनके पास गाड़ियां और बैंक में लाखों डॉलर थे। इनकी एक पत्नी पिच व उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, पर बेक अंदर ही अंदर से बहुत दुखी था। बेक को क्लिनिकल डिप्रेशन था। सिर्फ उदासी नहीं है, उनका मानसिक अंधेरा भी था। वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। वो कहते थे मैं शारीरिक रूप से मौजूद था, लेकिन मेरी आत्मा कहीं और थी। उनकी पत्नी पिच इस बात से दुखी थी। बेक अपनी पत्नी के साथ होकर भी ऐसा लगता था कि उनके पास कोई नहीं है। बेक को हर पल लगता रहता था कि वह पहाड़ों पर जाएगा तो उनकी मानसिक बीमारियां ठीक हो जाएगी। उनको साथ में ऐसा लगता था कि अगर वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएगा तो वह अपने डिप्रेशन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। और बेक को लगा कि उनका परिवार उन पर गर्व करेगा और उनकी पत्नी उनसे प्यार करने लगेगी। इस अधूरी उम्मीद के साथ बेक ने अपनी पत्नी को बिना बताए एडवेंचर कंसल्टेंट नाम की एक सबसे वायरल क्लाइंबिंग कंपनी को करीब 50 लाख रुपए दे दिए थे। और उस वक्त 1 करोड़ रुपए उस वक्त के हिसाब से फीस दी जाती थी। सन 1996 में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती लेने जा रहा था। बेक को नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर चढ़ने के लिए कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। साल 1996 एवरेस्ट के इतिहास का एक खूनी साल साबित होने वाला था। उस दौर में कई कंपनियां लाखों रुपए देकर एवरेस्ट पर चढ़ाती थी। 2 सबसे बड़ी कंपनियां न्यूजीलैंड के रोब हॉल एडवेंचर जो अपनी सुरक्षा और अनुशासन के लिए मानी जाती थी, और एक अमेरिका की स्टॉक फिशर की माउंटेन मेडेनेस कंपनी जो थोड़ा विदास माने जाते थे। इन दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला चलता रहता था। जो ज्यादा क्लाइंट्स को ऊपर पहुंचाएगा उनके पास ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। बैंक क्लाइंबर्स के साथ ऊपर जाते हैं। करीबन 27,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बेक को अपनी आंखें तेज चुभना शुरू हो जाती है। बेक ने कुछ सालों पहले उन्होंने आरके नामक की एक सर्जरी करवाई थी। दोस्तों आरके की फुल फॉर्म रेडियल केराटोमी होती है। 27,000 फीट की ऊंचाई पर बेक की आंखें की पुतलियां चपटी हो गई थी। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखने लग गया था, जैसे उसकी आंखों पर एक धुंध की मोटी परत जम गई हो। बेक को अब लगने लग गया था कि वह अब और ऊपर नहीं जा सकता। बेक ने गाइड रोब हॉल से मदद मांगी तो उन्होंने बालकनी नामक एक जगह पर रोक दिया था जो कैंप 4 के थोड़ा ऊपर था। रोब ने कहा कि तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही है, तुम यही इस पत्थर पर बैठकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं और लोगों को शिखर पर पहुंचाकर आता हूं, और वापसी के कारण मैं तुम्हें साथ में नीचे ले चलूंगा। बेक ने वादा किया कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। रोब ऊपर की ओर चले गए। बेक वहीं पर उस बर्फीले पत्थर पर अकेला बैठा रहा। अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी। करीबन 10 घंटे बाद एक जगह पर बैठे बैठे वह याद आ रहा था कि अपनी पत्नी को किया वह झूठा वादा, जो यह सुरक्षित ट्रिप थी। अचानक उन्हें याद आता है कि उनके 2 बच्चे हैं। वो चाहते तो नीचे जा सकते थे, लेकिन बेक ने वादा किया था। यही वादा उनकी मौत बनने वाली थी। दोपहर के 2 बजे के बाद जो एवरेस्ट शिखर से नीचे उतरने का सबसे बेस्ट समय माना जाता है, तभी मौसम चेंज होने लगता है। अचानक भयानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तभी एक ही पल में सूरज गायब हो गया था और हिमालय का सबसे खौफनाक तूफान आने लगा था। उस दिन हवा की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और यह तूफान किसी भी इंसान को मौत लेने के लिए काफी था। तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया था। ठंड इतनी ज्यादा ठंड थी कि अगर इंसान गुआड़ा खड़ा हो जाए तो वह मर जाए। तूफान आने के कारण उस वक्त रोब हॉल अभी भी शिखर पर फंसे हुए थे और बेक भी अपनी जगह पर बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रोब की टीम एक और गाइड नील के साथ बेक के पास पहुंचे। नील ने जब बेक के पास पहुंचकर बेक को देखा तो
बेक की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने वहीं रुकने का प्लान बनाया, लेकिन वहां पर ज्यादा ठंड होने के कारण वहां पर नहीं रुकते हैं। बेक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नील के कंधे का एक सहारा लेकर नीचे उतरने लगे, लेकिन यह तूफान इतना भयानक था कि कुछ ही पलों में वहां का रास्ता भटक जाते हैं। वे साउथ कोल के विशाल सपाट मैदान में फंस गए थे। अब चारों तरफ उन्हें बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। उनको कोई रास्ता या पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि उनको अपने हाथ की उंगलियां तक नहीं दिख रही थी। वे 11 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। अब उनका एक ही काम था कि एक दूसरे को अपने शरीर की गर्मी देना और जान बचाना। कुछ समय बीत रहा था, लेकिन तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब बेक के हाथ बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं और उनके हाथ नीले, बैंगनी और फिर काले पड़ने लग गए थे। यह काले हाथों में फ्रोस्ट बाइट था, जिससे शरीर के टिश्यू मर जाते हैं। अब बेक की आंखें जम चुकी थी और चेहरे पर भी बर्फ की मोटी परत जमने लगती है। वो सभी धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। वो सभी बर्फीले नरक में कोमा जैसी स्थिति में चले जाते हैं। अगली सुबह जब तूफान थोड़ा शांत होता है और जब सूरज निकलता है, सूरज की किरणें बर्फ पर थोड़ी पड़ती है, तब तो तबाही का मंजर साफ दिख रहा था। अब रेस्क्यू टीम आती है, जिसमें डॉक्टर स्टुअर्ट हचिसन भी शामिल थे। जब ऊंचाई पर पहुंचे तब उन्हें दिखता है कि बेक बर्फ में आधे दबे पड़े थे और उनका एक हाथ ऊपर की ओर उठा था, जो पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। उनका चेहरा थोड़ा दिख रहा था। चेहरा उनका सूजकर काला पड़ गया था। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखें पर बर्फ की एक परत जम चुकी थी। बेक के पास ही यास को नवा पड़ा था, जो पूरी तरह शांत था, जो बर्फ में जम चुका था। डॉक्टर स्टुअर्ट ने बेक की नब्ज देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई धड़कन महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने बेक के चेहरे को छुआ। वह पत्थर जैसा ठंडा था। एवरेस्ट पर एक ही नियम है, उसे बचाओ जो बच सके। इनमें से जो मरने की हालात में है उन्हें वहीं छोड़ दो। इसे ट्राई एंज कहते हैं, यानी जब संसाधन कम हो तो उसे बचाओ जो बच सके। जो मर चुका है उन्हें वहीं छोड़ दो, ताकि जिंदा लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर स्टुअर्ट ने फैसला किया कि बेक और यास्को को वहीं पर छोड़ देंगे। अब रेस्क्यू की टीम कैंप पर वापस लौटती है और रेडियो पर यह दर्दनाक संदेश भेज देती है, बेक वेदरस इज डेड। उनकी पत्नी पिच को जब पता चला तो वह जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई थी। उनके दोनों बच्चे बहुत कोजी तरह से रोने लग गए थे। उनके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। बेक वेदरस अब पूरी दुनिया के लिए एक लाश बन चुके थे, जो एवरेस्ट की बर्फ में दफन हो गए थे। अब एवरेस्ट में शाम ढल रही थी और सूरज फिर से चोटियों के पीछे छिपने जा रहा था। बेक को अब उस बर्फ में दबे हुए 20 घंटे हो चुके थे। अब उनका शरीर पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक बिजली जैसा करंट का झटका लगता है। उन्हें एक अजीब सा सपना आता है। सपने में अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं और उन्हें अपनी शादी के जोड़े में देखा। और बेक के दिमाग में आवाज गूंजती है, तू बेक अब तू उठ, अगर यहाँ मर गया तो अपनी बेटी की शादी कभी नहीं देख पाएगा। अब बेक ने पूरी ताकत लगाई और हिलने की कोशिश की, लेकिन तभी बेक की एक उंगली हिलती है। फिर उनकी आंखें खुलती है, लेकिन उनको अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको एक नीले कलर की धुंध दिखाई दे रही थी। बेक को अपने दोनों हाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे थे। उनके दोनों हाथ जमकर पत्थर जैसे हो चुके थे। उन्हें अपना चेहरा भी महसूस नहीं हो रहा था। बेक अब चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले में एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। बेक अब जोम्बी की तरह खड़े होकर जोम्बी की तरह चलने लगते हैं। नीली धुंध के पीछे चलते हैं। वह धुंध नहीं थी, बल्कि वह कैंप चार था। बेक कभी गिरते कभी रेंग रेंग कर चलते। उनके चेहरे पर जमा मांस भी उखड़ जाता है। बेक का मांस लटक रहा था, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से सुन्ना हो गया था। जब बेक कैंप की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें रास्ते में बहुत सारी लाशें मिलती है। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। कैंप 4 में बचे हुए पर्वतारोही टेंट में चाय पी रहे थे और एवरेस्ट पर आए हुए भयानक तूफान का मातम मना रहे थे। तभी टेंट का पर्दा धीरे से ऊपर की ओर उठता है। उन्हें दिखता है बाहर एक आकृति खड़ी थी, जो काली और भयानक थी। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, नाक गल चुकी थी और एक हाथ की कोहनी हवा में ऐसे जम चुकी थी जैसे कोई स्टेच्यू हो। उस आकृति ने बहुत ही मुश्किल में टूटी हुई आवाज में कहता है, ओए मेरी मदद करो। शायद इसी तरह से कहा था। जिसे डॉक्टर और पूरी दुनिया ने मरा हुआ मान लिया था, वह अब जिंदा था।
अब बेक को टेंट में लाया गया और उन्हें ऑक्सीजन दिया, गर्म पानी की बोतलें भी दी जाती है, लेकिन उनका हाथ इतना जम चुका था कि पानी की बोतलें भी उन्हें ठंडी लगती है। कैंप के हर लोग मान रहे थे कि वह सुबह तक हार मान लेगा और अगली सुबह नहीं देख पाएगा। अगली सुबह जब बेक को देखते हैं तो बेक जिंदा था, पर उनकी हालत अभी भी बहुत खराब थी, उनकी सांस अभी भी चल रही थी। अब बेक को कैंप 4 से लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पतली हवा है कि हेलीकॉप्टर इतनी हवा में उड़ नहीं सकता। लेकिन नेपाल के रहने वाले कर्नल मदन केसी ने हेलीकॉप्टर के सारे एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिए थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर की सीटें भी निकाल दी थी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर को 20,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड करवाया। उन्होंने 20,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड करवाया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। बेक को अब सीधा हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और सीधा काठमांडू अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दाहिने हाथ कोहनी से और बाएं हाथ की उंगलियां काट दी थी। उनकी नाक भी पूरी तरह से गल चुकी थी। डॉक्टरों ने उनके माथे से खाल काटकर प्लास्टिक सर्जरी करके एक नई नाक बना देते हैं। बेक जब थोड़ा ठीक होते हैं तो अपने टेक्सास पहुंचे और उनकी पत्नी पिच को उनको देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई। फिर भी पिच ने उनको गले लगा लिया और जो तलाक होने वाला था वह हमेशा के लिए टल गया था। बेक अपनी पत्नी से कहते थे कि एवरेस्ट ने मेरा शरीर ले लिया लेकिन आत्मा नहीं। और बेक को जो डिप्रेशन सालों से खा रहा था वो उस बर्फीली रात में कहीं पीछे छूट गया था। आज बेक वेदरिस की उम्र 70 साल से भी ज्यादा हो गई है। बेक वेदरिस की कहानी हमें सिखाती है जब विज्ञान भी हार मान ले और दुनिया आपको मरा हुआ मान ले, तब भी अगर आपके अंदर जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद हो तो आप मौत को भी हराकर जिंदा वापस आ सकते हैं। क्योंकि अंत तब नहीं होता जब आपकी सांसें रुक जाए, अंत तब होता है जब आप हार मान लेते हैं।